नमस्कार, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल पर। तो चलिए फ्रेंड्स, आज हम लोग प्रैक्टिस सेट थर्ड करने वाले हैं और उसी प्रकार से बिल्कुल 120 प्रश्न होगा। 80 नंबर के जो पूछे जाते हैं सामाजिक विज्ञान से, यानी आपके विषय ज्ञान से हो गए, जैसे इतिहास, भूगोल, राजनीति शास्त्र और इकोनॉमिक्स हो गया। और सामान्य अध्ययन से 40 प्रश्न होंगे। तो इन सभी 120 प्रश्नों को चलिए हम लोग फटाफट शुरू कर देते हैं, बहुत कम समय रह गया है। और हाँ, एक बात मैं बोलना चाहती हूँ कि प्लीज़, ये सोशल मीडिया है, कोई भी कुछ भी बोल कर चला जाता है, तो प्लीज़ आप लोग अपने पढ़ाई पर ध्यान दें, अपना नाम रोशन करें, जॉब एक लें, क्योंकि आजकल जॉब लेना बहुत मुश्किल हो गया है। और आप लोग न्यूज़ में देखे भी होंगे कि एक शिक्षक पद के लिए 5-5 या 6-6 व्यक्ति भी एक शिक्षक बनने के लिए उस पर लड़ाई करने वाले, यानी एक सीट पर 5 या 6 व्यक्ति हैं। तो सोचिए कि कितना कंपटीशन टफ हो गया है। तो इसीलिए इधर उधर की बातें छोड़ करके आप लोग सिर्फ अपने पढ़ाई पर फोकस करें। चलिए, पहला प्रश्न हमारा आता है इतिहास से। थोड़ा सा बड़ा कर लेती हूँ। प्रश्न है इतिहास से कि अधिमिलन प्रपत्र पर हस्ताक्षर करने वाला निम्नलिखित में से पहला वो व्यक्ति कौन है। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन है, पहला कौन था भैया, पहला व्यक्ति लिख दो कि पहला व्यक्ति कौन था। तो ऑप्शन है बड़ौदा का महाराजा, ट्रावनकोर का दीवान, हैदराबाद का निजाम या फिर जोधपुर का राजा। तो वो है ट्रावनकोर का दीवान। ठीक है, इसका आंसर क्या हो गया, दूसरा हो गया। अगला प्रश्न हमारा है समाचार चंद्रिका के संपादक थे राम मोहन राय, ईश्वर गुप्ता, भवानी चरण बंदोपाध्याय या फिर ज्ञान किशोर भट्टाचार्य। तो समाचार चंद्रिका के संपादक जो थे वो थे भवानी चरण चट्टोपाध्याय। ठीक है, और यह पत्रिका जो था समाचार चंद्रिका, यह एक साप्ताहिक पत्रिका था। ठीक है, समाचार पत्र था, जिसकी स्थापना कब की गई थी अगर पूछ लेता है तो 1822 ईस्वी में। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित घटनाओं को काल क्रम के अनुसार रखिए। सर विंस्टन चर्चिल की मृत्यु कब हुई थी? अलास्का यूएस का 49वां राज्य बना। चीन और पाकिस्तान ने सीमांत संधि पर हस्ताक्षर किए। तथा अगला है कि यूएसएसआर द्वारा पहला उपग्रह स्पुतनिक जो है 1 छोड़ा गया था। तो इसमें सबसे पहले घटना कौन घटी, फिर उसके बाद घटना कौन घटी, तो इस प्रकार से हमें लगाना है। तो देखिए, इसमें जो सबसे पहले घटना घटती थी वो है भू उपग्रह वाला। ठीक है, तो इसमें हो जाएगा हमारा फर्स्ट डी आ जाएगा। इसके बाद ये जब छोड़ा गया तो उसके बाद जो बना था वो हुआ था अलास्का यूएसए का 49वां राज्य बना था। ठीक, कौन बना था, तो अलास्का बना था। उसके बाद हुआ था चीन और पाकिस्तान ने सीमांत संधि पर हस्ताक्षर किए। और फिर आया था सर विंस्टन चर्चिल की मृत्यु हुई थी। तो DBCA ऑप्शंस में देखते हैं, DBCA किस में है, दूसरे में है। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो गया दूसरा। हड़प्पा स्थलों की खुदाई में निम्नलिखित में से क्या नहीं मिला है। ये प्रश्न है कि क्या नहीं मिला है। नालियाँ और कुएं, दुर्ग, धान्यागार या फिर शिखर सहित मंदिर। तो देखिए, शिखर सहित मंदिर का तो कहीं पर हम लोग जिक्र नहीं सुने हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाता है, फोर्थ हो जाता है। अगला प्रश्न हमारा आता है, अशोक ने अपने सभी अभिलेखों में एक रूपता से किस प्राकृतिक का प्रयोग किया है। एक रूपता से किस प्रकृति का प्रयोग किया है, ये प्रश्न पूछ रहा है। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन है अर्धमगधी, सुरसेनी, मगधी या फिर अड़िंगा। तो किस भाषा में सभी अभिलेखों का एक रूपता से प्रयोग किया था, तो वो किया था मगधी भाषा में। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाता है, हमारा तीसरा हो जाता है। स्वतंत्र भारत में प्रथम भाषा राज्य का गठन किया गया था। स्वतंत्र भारत में पूछ रहा है कि प्रथम भाषा राज्य का गठन किस राज्य का किया गया था, तो वो किया गया था आंध्र प्रदेश का। और इसका गठन तेलुगु भाषाई लोगों के लिए ये किया गया था, यानी भाषा के आधार पर अलग राज्य की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राजपूत शासक ने प्रसिद्ध शहर भोपाल राज्य की स्थापना की थी। किसने किया था, तो वो किए थे राजा भोज ने। ठीक है, इसका आंसर क्या हो गया, तीसरा हो गया। आठवां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस घटना ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल का सूबे का वास्तविक शासक बना दिया था। तो देखिए, ये सभी को पता होगा कि बक्सर की लड़ाई जो 1764 हुई थी, उसके बाद उसमें विजयी होने के बाद जो अंग्रेज़ों का भारत में वास्तविक सत्ता था वो स्थापित हो गया था। अंग्रेज़ों की तरफ से कौन नेतृत्व कर रहा था, तो हेक्टर मुनरो कर रहा था। ठीक है, झेलम नदी के किनारे प्रसिद्ध वितस्ता का युद्ध किन किन शासकों के बीच हुआ था। वितस्ता का मतलब भी झेलम नदी ही होता है। तो युद्ध किन किन शासकों के बीच हुआ था, तो ये सभी को पता होगा, पोरस और सिकंदर के बीच यह युद्ध हुआ था। ब्रिटिश साम्राज्यवाद के दौरान भारत का आर्थिक अपवाह का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था। भारत का आर्थिक अपवाह का सिद्धांत प्रस्तुत किए थे दादा भाई नौरोजी। कौन है, तो इसका आंसर दूसरा हो जाएगा, दादा भाई नौरोजी प्रस्तुत किए थे। आगे बढ़ते हैं। 11 प्रश्न है हमारा, आधुनिक बिहार का निर्माता किसे माना जाता है। ऑप्शन देखिए, सच्चिदानंद सिन्हा, कुमार कालिका प्रसाद सिन्हा, सर गणेश सिंह, आचार्य नरेंद्र देव। तो वो थे सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक है, क्या थे, तो बिहार के निर्माता कहा जाता है जिसे, आधुनिक बिहार का निर्माता वो सच्चिदानंद सिन्हा थे। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित व्यक्तियों का उनके उपनामों के साथ मिलान करना है। यहाँ पर नाम दिए हुए हैं महत्वपूर्ण व्यक्तियों के, और फिर इसके नीचे दिया हुआ है उनके उपनाम के किस अन्य नामों से जाना जाता था उनको।
तो जयप्रकाश नारायण, C.F. एंड्रूज, दादा भाई नौरोजी और लाला लाजपत राय। तो जयप्रकाश नारायण को किस नाम से जाना जाता था? तो वो जाना जाता था लोकनायक से। फिर हो गए C.F. एंड्रूज, इनको किस नाम से? तो दीनबंधु से। और चित्तरंजन दास को देशबंधु से जाना जाता है। अगले हैं दादा भाई नौरोजी, जिनको कि ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। और लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी के नाम से जाना जाता है। तो अ का हमारा क्या हो जाता है? 3 होता है, फिर 1 होता है, फिर 2 होता है। तो देख लेते हैं 3 1 2 किसमें है? 3 1 2 4, इसका आंसर क्या हो जाएगा? दूसरा हो जाएगा। इतने लंबे लंबे वाले मोबाइल में नहीं कवर हो पाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से भारत में गिरमिटिया मजदूरों के प्रवास से संबंधित सही कथनों की पहचान करनी है। प्रवास से संबंधित 19वीं सदी में हजारों भारतीय मजदूर विश्व भर में वृक्षारोपण, खदानों और सड़क और रेलवे निर्माण परियोजना में काम करने गए थे। अधिकांश गिरमिटिया मजदूर उत्तरी और पश्चिमी भारत के वर्तमान क्षेत्रों जैसे पंजाब, हरियाणा, गुजरात एवं राजस्थान से आए थे। अगला पॉइंट है, तीसरा पॉइंट है, अनुबंधित नेटवर्क, जिसे अक्सर मजदूरों के लिए दास्ता की नई प्रणाली के रूप में वर्णित किया गया है, ने कैरेबियन द्वीप समूह, मॉरिसन, फिजी, सिलोन और मालिया जैसे स्थानों पर रहने और काम करने की सबसे दयनीय और भयानक स्थिति पाई गई। तीनों तो शुरू से सही आया है। अब आगे देखते हैं। चौथा है, कुछ गिरमिटिया मजदूरों ने अपने स्वयं के सांस्कृतिक लोकाचार को नए स्थान के साथ मिश्रित करके खुद को अभिव्यक्त किया। तो यहाँ पर कोट दिया हुआ है कि आखिर इसका आंसर क्या होगा। पहला में है 2 3 4 1 2 3 1 3 4 1 2 4, तो जिसमें 4 4 है वो कट गया और इसका आंसर आ गया दूसरा, यानी 1 2 3 सही है। अगला प्रश्न है, राज्य के प्रतीक फलक के नीचे देवनागरी लिपि में उत्कीर्ण शब्द सत्यमेव जयते निम्नलिखित में से किस उपनिषद से लिया गया है? छंदोग्य, मांडुक्य, मुंडक या फिर कंठ? तो ये तो सभी को पता है, मुंडक उपनिषद से लिया गया है। अंग्रेजों ने भारत में रेलवे किस उद्देश्य से शुरू की थी? रेलवे किस उद्देश्य से शुरू की थी भाई अंग्रेज? भारत में भारी उद्योगों को आगे बढ़ाने के लिए, ब्रिटिश वाणिज्य एवं प्रशासनिक नियंत्रण की सुविधा के लिए। तो इसी के लिए वो किए थे, ब्रिटिश वाणिज्य और प्रशासनिक नियंत्रण की सुविधा के लिए। आंसर क्या हो गया? दूसरा हो गया। अगला प्रश्न है, पंचशील का सिद्धांत निम्नलिखित में से क्या नहीं है? अच्छा, पंचशील का सिद्धांत क्या नहीं है? गुटनिरपेक्षता, शांतिपूर्ण सह अस्तित्व, एक दूसरे की भूभागीय अखंडता और सार्वभौमत्व का परस्पर सम्मान तथा एक दूसरे के आंतरिक मामलों में पारस्परिक हस्तक्षेप। तो पंचशील का क्या सिद्धांत नहीं है पूछा है, तो वो है गुटनिरपेक्षता। इसका सिद्धांत नहीं है, बाकी ये तीनों इसके सिद्धांत है। आगे है 17 प्रश्न है हमारा। 1928 में बिहार में रविदास सभा का गठन किसने किया था? तो वो किसने किए थे? तो वो किए थे जगजीवन राम। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? तीसरा हो जाएगा। जगजीवन राम ने 1928 में रविदास सभा का गठन किया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित संग्रहालय और उनके स्थानों को सहसंबंधित करना है। संग्रहालय दिया है और स्थान दिया है। संग्रहालय कौन कौन सा दिया है? तो आशुतोष संग्रहालय, प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम, कैलिको संग्रहालय और राजा केलकर संग्रहालय। और उनके स्थान दिए हैं कि कौन सा संग्रहालय किस स्थान पर है। तो आशुतोष संग्रहालय कहाँ पर है? तो वो तो है मुंबई में। प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम कहाँ है? तो प्रिंस ऑफ वेल्स जो म्यूजियम है वो है पुणे में। अगला है कैलिको संग्रहालय। कैलिको संग्रहालय कहाँ पर है? तो वो कोलकाता में है। और राजा केलकर संग्रहालय जो है वो है हमारा अहमदाबाद में। तो इसका आंसर क्या हो गया? आशुतोष का 1 4 3 2, 1 4 3 2 ऑप्शंस में देख लेते हैं। 1 4 3 2 किस में दिया है? तो ये 4th में दिया है। आगे बढ़ते हैं। अभिकरण सविनय अवज्ञा आंदोलन को समाज के सभी वर्गों का समर्थन नहीं मिल सका। इसका कारण दिया हुआ है, कथन ऊपर हो गया, कारण दिया हुआ है कि अछूत स्वराज की अवधारणा से प्रभावित नहीं थे। अब इसमें से कारण सही है या कथन सही है या दोनों सही है, इसी को यहाँ पर देखना है। तो देखिए, ये तो बात सही था कि सभी वर्गों का समर्थन नहीं मिला था सविनय अवज्ञा आंदोलन में। अब अछूत स्वराज की अवधारणा से प्रभावित नहीं थे, तो इसमें ये भी बात सही है, यानी कथन जो है इसके कारण की क्या है? सही वजह व्याख्या यानी कर रहा है। तो ए और आर दोनों सत्य हैं। ए सत्य है, आर असत्य, ए असत्य, आर सत्य। ए और आर दोनों सत्य हैं, लेकिन आर की व्याख्या नहीं करता है। ए की सही व्याख्या है। इसका आंसर हो गया 4th हमारा। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी की प्राचीनतम संस्कृति और आज के हिंदू धर्म के बीच जैव संबंध का प्रमाण किसकी पूजा से मिलता है? पशुपति इंद्र और देवी की, पत्थर, पेड़ और पशु, विष्णु और लक्ष्मी, शिव और शक्ति। तो ऑर्गेनिक, यहाँ पर ऑर्गेनिक बोल दिया है ना, तो पत्थर, पेड़ और पशु से मिलता है। आज भी लोग पत्थर, पेड़, पशु की पूजा करते हैं। तो वहीं बोल रहा है कि सिंधु घाटी की प्राचीन संस्कृति और आज के हिंदू धर्म के बीच जो ऑर्गेनिक संबंध का प्रमाण है वो किसकी पूजा से मिलता है? तो पत्थर, पेड़ और पशु से। इसका आंसर हो गया दूसरा। किसके शासनकाल में सबसे अधिक मंगोल आक्रमण हुए थे? किसके शासनकाल में हुआ था आक्रमण? बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक या फिर फिरोज तुगलक के? तो वो हुआ था अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में। इसका आंसर क्या हो जाएगा? दूसरा हो जाएगा। 22 प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने गाड़ी पर बम फेंका था यह मानकर कि उसमें मुजफ्फरपुर के न्यायाधीश किंग्सफोर्ड बैठे हैं?
ऑप्शन है हमारा लाला लाजपत राय, अजीत सिंह, बिपिन चंद्रपाल और अरविंद घोष, खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी, राज नारायण बोस और अश्विनी कुमार। तो इसका आंसर जो हो जाएगा कि था तो खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने। और ये घटना कब हुई थी? तो 30 अप्रैल 1908 को हुई थी। लेकिन गलती से बम किसकी गाड़ी पर फेंका जाता है? तो श्री कैंड्री की गाड़ी पर फेंक देते हैं, जिसमें कि उसके बीवी बच्चे थे जिनकी की डेथ हो जाती है। अगला प्रश्न आता है, निम्नलिखित में से किसकी स्थापना वी.आर. अम्बेडकर द्वारा की गई थी? स्वराज पार्टी, समाज समता पार्टी, अखिल भारतीय अनुसूचित जाति परिसंघ या फिर स्वतंत्र श्रमिक दल? तो वो हुई थी अखिल भारतीय अनुसूचित जाति परिसंघ की। इसका आंसर क्या हो गया? तीसरा हो गया। 1833 के चार्टर एक्ट के प्रावधानों के अनुसार भारतीय कानूनों का संकलन करने, संहिताबद्ध करने और सुधारने के लिए एक विधि आयोग का गठन किया गया। किसकी अध्यक्षता में यह गठन किया गया था? लॉर्ड बेंटिंक के, राजा राममोहन राय, लॉर्ड मैकले या फिर लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में? तो वो किया गया था लॉर्ड मैकले के शासनकाल में। देखिए अगला प्रश्न है, वैदिक युग में राजा अपनी जनता से जो कर वसूलते थे उसे क्या कहा जाता था? तो उसे बलि कहा जाता था। ये वैदिक काल में हम लोग पढ़ चुके हैं। आगे बढ़ते हैं, भूगोल के प्रश्नों को देख लेते हैं। भारतीय मानसून को समझने के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? भारतीय भूमि द्रव्यमान पर कम दबाव और समुद्री पर अपेक्षाकृत उच्च दबाव, ग्रीष्म ऋतु में मानसून के खिसकना, तिब्बती पठार पर उच्च दबाव का बनना और भारतीय प्रायद्वीप पर पूर्वी जेट स्ट्रीम का दबाव। तो इसका आंसर जो हो जाएगा तीसरा हो जाएगा। भारतीय मानसून को समझने के बारे में था और यहाँ पर बोल रहा है कि कौन सा न सही नहीं है। तो तिब्बती पठार पर उच्च दाब का बनना ये भारतीय मानसून को समझने के बारे में नहीं है। इसका आंसर क्या हो गया? तीसरा हो गया। भूमंडलीय जलवायु परिवर्तन का मुख्य कारण है वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अधिक होना, औद्योगिक गैसों का उत्सर्जन, धूल में वृद्धि, पादप आवरण में परिवर्तन। तो भूमंडलीय जलवायु परिवर्तन का मुख्य कारण क्या है? वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा का क्या होना? वृद्धि करना। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? लावा और मैग्मा दोनों गैस होती हैं? नहीं भैया, मैग्मा तो गैस होता है, लावा नहीं होता है। ना तो लावा गैस है और ना ही मैग्मा। मैग्मा में गैस होती है किंतु लावा में नहीं होता है। तो यहाँ पर हमारा आंसर पूछ रहा था कि कौन सा कथन सही है? तो तीसरा कथन सही है कि मैग्मा में तो गैस होता है किंतु लावा में गैस नहीं होता है। अगला प्रश्न है, नदी का अपरदन सबसे अधिक होता है? नदी की गहराई अधिक हो तब, नदी की चौड़ाई अधिक हो, नदी का प्रवाह तेज हो, नदी की ढाल अधिक हो। तो क्या बोल रहा है? अपरदन यानी कटाव के बारे में बात कर रहा है। तो नदी का जो प्रवाह होगा तेज होगा तो क्या होगा? सबसे अधिक अपरदन होगा। इसका आंसर क्या हो गया? तीसरा हो गया। अगला प्रश्न है, जनांकीय अभिलक्षणों के आधार पर भारत का वर्गीकरण जनसंख्या चक्र के किस चरण में किया गया है? आरंभिक विस्तारशील चरण में, उच्च स्थिर चरण में, विलंबित विस्तारशील चरण में या फिर हास्यमान चरण में? तो ये वर्गीकृत किया गया है विलंबित विस्तारशील चरण में। इसका आंसर क्या हो गया? तीसरा हो गया। सीमेंट उद्योग चूना पत्थर, ये देखिए ये पूरा बुक का ही पॉइंट दे दिया है। सीमेंट उद्योग चूना पत्थर, कोयला और जिप्सम जैसे कच्चे माल का उपयोग करता है। सीमेंट के उपयोग के लिए पर्याप्त बिजली के साथ इन कच्चे माल की उपलब्धता के कारण निम्नलिखित में से कौन सा राज्य उपयुक्त वातावरण प्रदान करता है? मिजोरम, मेघालय, मणिपुर या फिर नागालैंड? तो वो करता है मेघालय। इसका आंसर क्या हो गया? दूसरा हो गया। सौरमंडल के 4 सबसे विशाल ग्रह अवरोही क्रम में हैं। देखिए विशाल ग्रह के बारे में बात कर रहा है, अवरोही। पता है मैं कैसे याद की थी? अवरोही और अवरोही में हमेशा कन्फ्यूज़न हो जाता था। तो जो अ से शुरू हो रहा है यानी जो छोटका से शुरू हो रहा है उसमें समझिए कि बड़ा से छोटे की तरफ जाना है, और आ से अगर जो शुरू हो रहा है, आ बोल रहा है, तो वहाँ पर क्या करना है? छोटे से बड़े की तरफ जाना है। तो इस प्रकार से मैं याद की थी अवरोही और अवरोही को। तो यहाँ पर बोल रहा है कि विशाल ग्रह अवरोही क्रम में बताना है, यानी बढ़ते से घटते क्रम में। तो बृहस्पति, बुध यहाँ पर आ गए, ये तो हट गए। बुध, बृहस्पति, ना सबसे बड़े बृहस्पति हैं तो बृहस्पति शुरू में होंगे। बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? हमारा तीसरा हो जाएगा। ये सबसे विशाल ग्रह है अवरोही क्रम में। अगला प्रश्न है, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा पृथ्वी की सतह की ऊंचाई बढ़ जाती है? किसके कारण भैया? उन्नयन के कारण, गिरावट के कारण, अपक्षय के कारण या फिर अपक्षय, दोनों अपक्षय ही हैं। तो वो होता है उन्नयन के कारण। इसको देख लीजिए थोड़ा। देखिए, उन्नयन भूमि की ऊंचाई में वृद्धि है जो आमतौर पर एक नदी प्रणाली में तलछट के जमाव के कारण होता है। ठीक है, उन्नयन भूमि की ऊंचाई में वृद्धि किसके कारण होता है? तो नदी प्रणाली के तलछट के जमाव के कारण होता है। देखिए पीछे का ये विस्तार से देखने पर बहुत सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है। यह घाटियों और गड्ढों में बहिर्जात बलों द्वारा ठोस पदार्थों के जमाव का परिणाम है। उन्नयन उन क्षेत्रों में होता है जिनमें तलछट की आपूर्ति उस सामग्री की मात्रा से अधिक होती है जिसे सिस्टम परिवहन करने में सक्षम है। तो ठीक है, तो ये था उन्नयन से संबंधित कुछ पॉइंट। आगे बढ़े अब क्वेश्चन की तरफ। अब आता है 34 प्रश्न। विषुवत रेखा पर गुरुत्व के कारण त्वरण ध्रुवों पर त्वरण की अपेक्षा कम होता है। त्वरण के बारे में बोल रहा है। ध्रुवों पर त्वरण की अपेक्षा अधिक होता है, ध्रुवों पर त्वरण के बराबर होता है, या फिर पृथ्वी के अभिकेंद्रित त्वरण पर निर्भर नहीं करता है। तो बोल रहा है कि विषुवत रेखा पर गुरुत्व के कारण त्वरण जो है ध्रुवों पर त्वरण की अपेक्षा कम होता है विषुवत रेखा पर। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? फर्स्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है,
निम्नलिखित नहर प्रणालियों में से किसी से बिहार के क्षेत्र में सिंचाई होती है बोल रहा है, ठीक है। ऊपरी गंगा नहर, त्रिवेणी नहर, शारदा नहर या फिर पूर्वी यमुना नहर, तो वो होता है त्रिवेणी नहर के द्वारा। इसका आंसर क्या हो गया? दूसरा हो गया। दक्षिण अमेरिका के अमेजन द्रोणी के भूमध्य रेखीय वनों को क्या कहा जाता है? दक्षिण अमेरिका के बोल रहा है, सेल्वा, टैगा, टुंड्रा या फिर पंपास, तो वो कहा जाता है सेल्वा। दक्षिण अमेरिका के अमेजन जो द्रोणी है वहाँ के वनों को। निम्नलिखित में से वह शहर कस्बा कौन सा है जो सबसे अधिक उत्तरी अक्षांश पर स्थित है? तो वो कस्बा कौन सा है? तो वो है पटना, ठीक है। शहर या कस्बा जो उत्तरी अक्षांश पर स्थित है वो पटना है। अगला प्रश्न है, कथन दिया हुआ है, दिए गए पढ़िए और सही कथन का चयन कीजिए। पहला कथन है, उच्च तापमान पर भारी वर्षा की पर्यावरणीय स्थिति के तहत लेटेराइट मिट्टी का निर्माण होता है। दूसरा कथन क्या दिया है? तो तीव्र निक्षालन के परिणाम स्वरूप ह्यूमस की मात्रा कम हो जाती है और मिट्टी की में सूक्ष्म जीवों की उपस्थिति कम हो जाती है। तो इनमें से कौन सा सही है? कथन 1 सही है, कथन 2 सही है, कथन 1 गलत है और 2 सत्य है। दोनों कथन सत्य है। कथन 1 कथन 2 के लिए स्पष्टीकरण प्रदान करता है, तो इसका आंसर हो जाएगा तीसरा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय कृषि में निम्न उत्पादकता का कारण नहीं है? निम्न उत्पादकता का कारण पूछ रहा है, सहकारी खेती, अपर्याप्त निवेश की उपलब्धता, जोत उपविभाजन का विखंडन या फिर वित्त और विपणन के अल्प सुविधाएं। तो ये सहकारी खेती है जो उत्पादकता का कारण नहीं है। इसका आंसर क्या हो गया? 1। 40 प्रश्न है, दक्षिण अफ्रीका के केप टाउन में पाई जाने वाली जलवायु कैसी है? भूमध्य रेखीय जलवायु, उष्ण कटिबंधीय मानसून जलवायु, भूमध्य सागरीय जलवायु या फिर गर्म रेगिस्तान जलवायु। तो देखिए इस प्रकार से कंफ्यूजन हो जाता है, आदमी देख लेगा भूमध्य रेखीय जलवायु, भूमध्य रेखा से याद आ जाएगा और जबकि होगा भूमध्य सागरीय जलवायु। इसका आंसर क्या हो गया? तीसरा सही है। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने यह सिद्ध किया कि सूर्य के चारों ओर प्रत्येक नक्षत्र का मार्ग दीर्घवृत्ताकार है? केपलर ने, गैलीलियो ने, न्यूटन ने या फिर कोपरनिकस ने? तो वो किसने सिद्ध किया था? तो वो किए थे केपलर ने। इसका आंसर क्या हो गया? 1 हो गया। निम्नलिखित में से कौन भारत के समुद्री बंदरगाहों में सही नहीं है के बारे में सही नहीं है? समुद्री बंदरगाहों के बारे में, विशाखापत्तनम सबसे गहरा भूमि बंद और अच्छी तरह से विकसित बंदरगाह है। चेन्नई एक अंतर्देशीय नदी बंदरगाह है। मुंबई विशाल प्राकृतिक और अच्छी तरह से विकसित बंदरगाह वाला सबसे बड़ा बंदरगाह है। या फिर चौथा है कि तमिलनाडु और तुत्तीकोरिन बंदरगाह एक प्राकृतिक बंदरगाह और समृद्ध आंतरिक भूमि है। तो इनमें से क्या बोला था कि कौन सही नहीं है? अच्छा, सही नहीं है छांटना है, तो वो है दूसरा कि चेन्नई एक अंतर्देशीय नदी बंदरगाह है। ये क्या है? ये एक कृत्रिम बंदरगाह है, ठीक है। चेन्नई का बंदरगाह जो है ये एक कृत्रिम बंदरगाह है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? दूसरा गलत है और गलत ही यहाँ पर पूछा है। आगे बढ़ते हैं, 43 प्रश्न है, बिहार में उत्पादन की दृष्टि से चावल के बाद दूसरी फसल कौन सी है? उत्पादन की दृष्टि से बिहार में, तो वो गेहूं है। इसका आंसर क्या हो गया? फर्स्ट हो गया। तापीय विद्युत को पैदा करने के लिए किस प्रकार का कोयला मुख्य रूप से उपयुक्त होता है? तापीय विद्युत को पैदा करने के लिए तो किस प्रकार का कोयला? बिटुमेन्स, लिग्नाइट, एंथ्रासाइट या फिर पीट? तो वो होता है एंथ्रासाइट और सबसे शुद्ध कोयला भी होता है। गोदावरी नदी और कृष्णा नदी के डेल्टाओं के बीच स्थित झील है, कौन सी झील है? तो वो है कोलेरू झील, ठीक है। ये आंध्र प्रदेश में है। अगला प्रश्न, यदि भारत में केंद्रीय विद्यालयों के खुलने का समय 7:30 बजे IST है तो 94 डिग्री पूर्वी देशांतर और सीहोर में क्रमशः 72 डिग्री पूर्वी देशांतर पर शून्य स्थानीय समय क्या होगा? ऑप्शंस देख लीजिए, ये सीहोर से प्रश्न पूछा जाता है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा कि 8:16 पूर्वाह्न से लेकर के 6:48 पूर्वाह्न तक, ठीक है। आंसर क्या हो गया? तीसरा हो गया। आगे बढ़ते हैं, 47 प्रश्न, निम्नलिखित में से किस उद्योग को फुट लूज उद्योग कहा जाता है? लोहा और इस्पात उद्योग, इंजीनियरिंग उद्योग, ऑटोमोबाइल उद्योग या फिर सूती वस्त्र उद्योग? तो फुट लूज उद्योग किसे कहा जाता है? सूती वस्त्र उद्योग को कहा जाता है। आंसर क्या हो गया? 4th हो गया। नागपुर में वर्षा कम होती है क्योंकि सह्याद्री पर्वत के कारण यह पवनाभिमुख पार्श्व में स्थित है, अभी समुद्रम पार्श्व में स्थित है, समुद्र तट पार्श्व में स्थित है या फिर प्रतिपवन पार्श्व में स्थित है? तो नागपुर में वर्षा कम होती है क्योंकि सह्याद्री जो पर्वत है प्रतिपवन पार्श्व में स्थित है। इसका आंसर क्या हो गया? 4th हो गया। 49 प्रश्न है, सूची 1 सूची 2 को मिलान करना है। ऑस्ट्रेलिया एक तरफ देश और एक तरफ उनसे जुड़े स्थानीय पवन के नाम दिए गए हैं, तो इनको भी ध्यान में रखना होगा। ऑस्ट्रेलिया, चीन, फ्रांस और वेस्ट इंडीज़, यहाँ पर मिलान करना है। तो ऑस्ट्रेलिया में कौन सी पवनें बहती हैं? तो वो बहती हैं विली विली। विली विली तो ऑस्ट्रेलिया का याद ही होगा, तो इसका क्या हो जाएगा? दूसरा हो जाएगा हमारा आंसर। चीन का क्या होता है? चीन का टाइफून है। फ्रांस में कौन सी स्थानीय पवनें बहती है? तो फ्रांस में जो बहता है वो बहता है, कहाँ गया फ्रांस? फ्रांस में बहता है मिस्ट्रल, ठीक है। और वेस्ट इंडीज़ में बहता है प्रभजन पवन। तो एक का तो मिलान कर लीजिए। फर्स्ट का क्या आएगा? फर्स्ट का 2 आएगा, उसके बाद चीन का 3 था, फ्रांस का क्या था? तो फ्रांस का था हमारा 4, यानी 2 3 4 1। किस ऑप्शंस में दिया हुआ है? 2 3 4 1, एक ऑप्शंस में दिया है, तो इसका आंसर क्या हो गया? 1 हो गया। बुलर झील
हरी के सांभर झील और किबुल लामजाओ में सामान्य कारक क्या है? वन्यजीव अभयारण्य, आर्द्र भूमि, राष्ट्रीय भूमि या फिर राष्ट्रीय उद्यान, बायोस्फीयर रिजर्व। तो वो सेम क्या है इनमें? सामान्य कारण आर्द्र भूमि। ठीक है, ये सभी क्या है? आर्द्र भूमि है। आगे बढ़ते हैं। चलिए अब इकोनॉमिक्स के प्रश्नों को देख लेते हैं। तो 51 प्रश्न है, भारतीय अर्थव्यवस्था का वैश्वीकरण क्या प्रदर्शित करता है? बाहरी ऋण वृद्धि, दूसरे देशों के साथ आर्थिक संबंध में कम से कम हस्तक्षेप करना, विदेश में नया व्यापार शुरू करना, आयात प्रतिस्थापन के लिए सरल योजनाएं लाना। तो भारतीय अर्थव्यवस्था का वैश्वीकरण क्या प्रदर्शित करता है? तो दूसरे देशों के साथ आर्थिक संबंध में कम से कम हस्तक्षेप करना। इसका आंसर क्या हो गया? दूसरा हो गया। अगला प्रश्न, लेजिस फेयर की नीति किस अर्थव्यवस्था में अपनाई गई थी? तो वो अपनाई गई थी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में। इसका आंसर क्या हो गया? पहला हो गया। देश की आर्थिक प्रगति का निर्धारण किसके आधार पर किया जाता है? देश की आर्थिक प्रगति का पूछ रहा है कि किसके आधार पर किया जाता है निर्धारण? तो देश की प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि, वर्ष के दौरान उत्पादित पूंजीगत माल की कीमत में वृद्धि, ट्रेड यूनियन की संख्या में वृद्धि या फिर देश के सामान्य कीमत स्तर में गिरावट। तो देश की आर्थिक प्रगति का निर्धारण देश के प्रति व्यक्ति आय की वृद्धि के द्वारा किया जाता है। इसका आंसर क्या हो गया? फर्स्ट हो गया। अगला प्रश्न है हमारा, भारत में मुद्रा जारी करने का एकमात्र 1 रुपया के सिक्कों तथा नोटों को छोड़कर निम्नलिखित में से किसके पास है ये अधिकार है? ठीक है, एकमात्र अधिकार है। 1 रुपया के सिक्कों पर तो वित्त मंत्री का अधिकार होता है, ठीक है, उन्हीं का साइन रहता है, लेकिन बाकी जो रुपये होते हैं उस पर किसका अधिकार होता है? वो होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय रिजर्व बैंक। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसकी स्थापना तो 1935 में हुई थी, ये तो आप लोगों को पता ही होगा। बहिष्कार सिद्धांत किस मामले में लागू नहीं होता है? पूंजीगत सामान, उपभोक्ता सामान, सार्वजनिक या फिर निजी। तो सार्वजनिक सामान में बहिष्कार सिद्धांत लागू नहीं होता है। कोई फर्म साम्य व्यवस्था में होती है जब इसकी सीमांत लागत सीमांत आय के बराबर हो। इसका आंसर क्या हो गया? फर्स्ट हो गया। आगे बढ़ते हैं। विदेशों में काम कर रहे भारतीयों की आय है, विदेशों में काम कर रहे भारतीयों की आय कैसी है? तो भारत के निव्वल देशीय उत्पादन के अंश है। ठीक, प्रधानमंत्री की उज्ज्वला योजना किससे संबंधित है? तो प्रधानमंत्री की उज्ज्वला योजना किससे संबंधित है? तो वो है एलपीजी गैस से, सामाजिक रूप से पिछड़े वर्गों को एलपीजी गैस के वितरण से संबंधित है। इसका आंसर क्या हो गया? फर्स्ट हो गया। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, यदि कोई देश अपनी मुद्रा का अवमूल्यन करता है तो निर्यात सस्ता और आयात महंगा हो जाता है। यदि कोई देश अपनी मुद्रा का अवमूल्यन करता है तो निर्यात क्या होता है? सस्ता, और आयात जो होता है वो महंगा हो जाता है। इसका आंसर क्या हो गया? फर्स्ट हो गया। इकोनॉमिक्स का लास्ट प्रश्न है, स्टैगफ्लेशन एक ऐसी स्थिति है जहां उत्पादन बढ़ता है और मूल्य स्तर बढ़ता है, उत्पादन घटता है और मूल्य स्तर बढ़ता है। तो स्टैगफ्लेशन क्या है? तो जहां उत्पादन घटेगा लेकिन मूल्य क्या होगा? बढ़ेगा। जब भैया मार्केट में उत्पादन घट जाएगा तो मूल्य तो बढ़ ही जाता है। जिस प्रकार से प्याज टमाटर की कमी आ जाती है तो कितना भाव बढ़ जाता है, वही हाल यहाँ पर भी हो रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा दूसरा। अब आते हैं हम लोग राजनीति शास्त्र के प्रश्नों की तरफ। चलिए, ग्राम पंचायत का कोई सदस्य हस्तलिखित आवेदन मुखिया को समर्पित कर त्याग पत्र दे सकता है। ये ग्राम पंचायत के बारे में बात हो रही है। आवेदन समर्पित करने के कितने दिनों बाद त्याग पत्र प्रभावी माना जाएगा? तो वो माना जाता है 7 दिन तक। ठीक है, 7 दिनों के बाद प्रभावी माना जाता है। निम्नलिखित में से वह वर्ग कौन सा है जिसके अंतर्गत सरकारी कर्मचारियों द्वारा हड़ताल से संबंधित वार्ता रणनीति आती है? ऑप्शन देखते हैं। समुदाय, एसोसिएशन तथा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार में। तो ये सही बात है। इसका आंसर हो गया हमारा 1। और कहते हैं, आधुनिक लोकतंत्रों में राजनीतिक शक्ति वितरित की जाती है। सत्ता के बंटवारे व्यवस्था कई रूप ले सकती है। भारत के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य नहीं है? सरकार के विभिन्न अंगों के बीच शक्ति के वितरण की व्यवस्था, 2 या 2 से अधिक राजनीतिक दलों के बीच सत्ता के बंटवारे की व्यवस्था, तीसरा है विभिन्न धार्मिक समुदायों के बीच सत्ता के विभाजन की व्याख्या, और चौथा है हमारा सरकार के अलग स्तरों के बीच सत्ता के विभाजन की व्यवस्था। तो यहाँ पर बोल रहा है कि इनमें से कौन सा सत्य नहीं है? तो विभिन्न धार्मिक समुदायों के बीच सत्ता के विभाजन की व्यवस्था, धार्मिक समुदायों के ऊपर कोई भी ऐसी बात नहीं कही गई है। तो यही क्या है? गलत है। इसका आंसर क्या हो गया? तीसरा। अच्छा, यहाँ पर है आंसर केवल 4th होगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। संविधान के उद्घाटन के लिए 26 जनवरी को चुना गया था, क्योंकि 26 जनवरी को ही क्यों चुना गया था? इसको शुभ दिन माना गया है। उस दिन 1942 भारत छोड़ो आंदोलन, कांग्रेस ने इसे 1930 में स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाया था। ठीक है, याद करिए, रात में मनाया गया था ना पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लखनऊ अधिवेशन के समय। तो उसी के उपलक्ष्य में 26 जनवरी को यह दिन चुना गया था। इसका आंसर क्या हो गया? 3 हो गया। और इसी के उपलक्ष्य में हम लोग हर रोज मतलब उस बात को याद करने के लिए गणतंत्र दिवस मनाते हैं। अगले है, बाप रे, रात में रिकॉर्ड कैला तो मच्छर उड़ा देता हूँ सब भाई।
65 प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्य शामिल हैं? मूल कर्तव्य किस अनुच्छेद में शामिल है? 50 के क में, 50 ख में, 51 के क में या फिर अनुच्छेद 51 के ख में? तो वो है अनुच्छेद 51 के क में। अगला प्रश्न है हमारा, भारतीय संसद में कोई विधेयक प्रवर समिति को भेजा जा सकता है प्रथम वाचन के बाद, दूसरे वाचन के बाद, दूसरे वाचन के दौरान, सामान्य चर्चा के बाद या फिर अध्यक्ष के विवेक से किसी भी अवस्था में? तो इसका आंसर हो जाएगा कि अध्यक्ष के विवेक से किसी भी अवस्था में भेजा जा सकता है। भारत का संविधान देश को किस रूप में वर्णित करता है? राज्यों के संघ के रूप में, महासंघ, एकात्मक राज्य या फिर राज्यमंडल? तो राज्यों के संघ के रूप में। इसका आंसर क्या हो गया? 1 हो गया। भारत का राष्ट्रपति चुना जाता है संसद के दोनों सदनों के सदस्यों द्वारा, संसद के दोनों सदनों और राज्य विधान मंडलों के सदस्यों द्वारा, संसद के दोनों सदनों और राज्य विधानसभा सभाओं के सदस्यों द्वारा, संसद के दोनों सदनों और निर्वाचित सदस्यों और राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों के द्वारा। तो देखिए, जो राष्ट्रपति का चुनाव होता है उसमें संसद के तो दोनों सदस्य रहते ही हैं, अब प्लस में जो राज्य में जो विधानसभाएं हैं उनके भी निर्वाचित सदस्य रहते हैं। और 2 केंद्र शासित प्रदेश नाम याद रख लीजिए, एक तो दिल्ली और एक पुडुचेरी। तो वहाँ के भी जो विधानसभाओं के जो सदस्य होते हैं वो भी राष्ट्रपति के निर्वाचन में हिस्सा लेते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो गया? हमारा 4th हो गया। आगे बढ़ते हैं। 17 प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन से 2 भारत में पंचायती राज व्यवस्था के कार्यान्वयन की सही तस्वीर पेश नहीं करते हैं? पर किसकी? तो पंचायती राज व्यवस्था के। ठीक है, तो इसको हम लोग देख लेते हैं। ऑप्शंस में क्या दिया हुआ है? पंचायती राज ने भारतीय लोकतंत्र में महिलाओं के प्रतिनिधित्व और उपस्थिति को बढ़ाया है। राज्य सरकारों ने पंचायती राज संस्थाओं को महत्वपूर्ण शक्तियाँ क्या की है? तो हस्तांतरित की है। तीसरा है हमारा, पंचायती राज संस्थाओं को पर्याप्त संसाधन दिए गए हैं। तो देखिए, यहीं पर आंसर मिल गया है 70 का, कि यहाँ पर क्या हो रहा था कि पंचायती राज व्यवस्था के कार्यान्वयन की सही तस्वीर पेश नहीं करता है। तो राज्य सरकारों ने पंचायती राज संस्थाओं को महत्वपूर्ण शक्तियाँ हस्तांतरित की है, ये क्या है? ये गलत बात है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी और सी। ये जो है दोनों सही तस्वीर पेश नहीं कर रहे हैं, कि यानी राज्य सरकार ने पंचायती राज संस्थाओं को महत्वपूर्ण शक्तियाँ हस्तांतरित की है, तथा सी है पंचायती राज संस्थाओं को पर्याप्त संसाधन दिए गए हैं। ये दोनों क्या है? गलत हैं। इसका आंसर क्या हो गया? 2 हो गया, बी एंड सी। अगला प्रश्न है ग्राम पंचायत के चुने हुए सदस्य उप मुखिया का चुनाव करते हैं। ठीक, उप मुखिया के निर्वाचन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा जो वाक्य है वो सही नहीं है? ठीक है, उप मुखिया के निर्वाचन के लिए बोल रहा है। तो उप मुखिया के चुनाव में मुखिया मतदाता होता है, ये तो सही बात है। निर्वाचन में मतों की बराबरी की स्थिति में विजेता का निर्णय लॉटरी द्वारा होगा। तीसरा है, राज्य निर्वाचन आयोग के पर्यवेक्षण एवं नियंत्रण में ग्राम पंचायत अपनी पहली बैठक में उप मुखिया का चुनाव करेगा। और चौथा है, उप मुखिया के निर्वाचन में मुखिया मतदाता नहीं होगा। तो देखिए, यहाँ ऊपर क्या बोला है? उप मुखिया के चुनाव में मुखिया मतदाता होगा, और यहाँ पर बोल रहा है कि उप मुखिया के निर्वाचन में मुखिया मतदाता नहीं होगा। तो यही वाक्य जो है वो गलत है, और गलत है यही मतलब क्या है? सही है, क्योंकि वो मतदाता होता है। तो इसका आंसर क्या हो गया? 4th हो गया। अगला प्रश्न हमारा, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है और किसी भी रूप में इसके व्यवहार का निषेध करता है? तो वो अनुच्छेद हमारा 17 हो गया। 73 प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विषय भारतीय संविधान की समवर्ती सूची में शामिल है? ठीक है, समवर्ती सूची में बोल रहा है, जिस पर कि कानून बनाने का अधिकार किसको होता है? केंद्र सरकार को भी और राज्य सरकार को भी। तो पहला ऑप्शन है हमारा 1 ट्रेड यूनियन, विवाह, दत्तक ग्रहण और उत्तराधिकार, ये तो शामिल होता है। दूसरा है विदेशी मामले, नहीं, यहीं पर ये कट गया। विदेशी मामले में कौन? सिर्फ केंद्र सरकार, वो मतलब कानून बनाने का अधिकार होता है। जनगणना, रेलवे और अंतरिक्ष अनुसंधान। डी है जनसंख्या नियंत्रण, श्रम कल्याण और जंगली जानवरों का संरक्षण। एक डी सही है, तो इसमें से ए और डी ही सिर्फ सही है जो कि समवर्ती सूची में शामिल है। तो इसका ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? तीसरा हो जाएगा, ए और डी। आगे बढ़ते, अगला प्रश्न है हमारा, अवशिष्ट अधिकार क्या है? तो अवशिष्ट अधिकार वो होता है जो तीनों मतलब किसी भी सूची में शामिल नहीं है। ठीक है, तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा 4th के वे अधिकार जो किसी भी सूची में शामिल नहीं है। अगला प्रश्न है हमारा, लोक लेखा समिति के सदस्यों को कितनी अवधि के लिए चुना जाता है? तो वो चुना जाता है 1 वर्ष के लिए, और इसमें टोटल 22 सदस्य होते हैं। 15 सदस्य लोकसभा से और 7 सदस्य जो होते हैं राज्यसभा के होते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 76 प्रश्न है, अल्पकालिक अध्यक्ष का क्या कार्य होता है? अल्पकालीन अध्यक्ष का क्या कार्य होता है? तो अध्यक्ष के ना होने पर सदन कार्यवाही का संचालन करना। इसका आंसर क्या हो गया? 1 हो गया, यही अल्पकालीन अध्यक्ष का कार्य होता है। अगला प्रश्न है, भारत का संविधान अपना प्राधिकार किससे प्राप्त करता है? भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 से, समाज के सभी वर्ग के लोगों द्वारा प्रतिनिधि संविधान से, भारत की जनता से, राष्ट्रपति और सर्वोच्च न्यायालय। तो इसका आंसर हो गया भारत की जनता से। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति का नाम बताएं जो निर्विघ्न चुने गए हैं, यानी बिना विघ्न के चुने गए हैं। तो कौन है वो है डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, नीलम संजीव रेड्डी, फरुखुद्दीन अली अहमद या फिर डॉक्टर जाकिर हुसैन। तो वो है डॉक्टर नीलम संजीव रेड्डी। ठीक है, जो कि निर्विघ्न चुने गए हैं।
79 प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य निर्वाचन आयोग के कार्य क्षेत्र में नहीं आता है? भारत के प्रधानमंत्री का चुनाव, भारत के राष्ट्रपति का चुनाव, राजनीतिक दलों का मान्यता प्रदान करना या फिर राजनीतिक दलों का चुनाव चिन्ह। तो कौन सा क्या बोल रहा है कि निर्वाचन आयोग के कार्य क्षेत्र में नहीं आता है? तो वो भारत के प्रधानमंत्री का चुनाव करना। ठीक है, इसका आंसर क्या हो गया? 79 का 1 हो गया, क्योंकि प्रधानमंत्री का चुनाव कौन करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं। जो भी लोकसभा में जो बहुमत से दल आता है उसी में से एक प्रधानमंत्री का चुनाव किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। यदि संविधान के अनुसार भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषित कर दिया गया है तो इसका तात्पर्य निम्नलिखित में से क्या है? धार्मिक उपासना की अनुमति नहीं, धर्मों का संरक्षण राज्य द्वारा किया जाता है, राज्य धर्मों को नागरिक का निजी मामला समझा जाता है और इस आधार पर कोई भेदभाव नहीं होता तथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर तीसरा हो जाता है कि राज्य धर्मों को नागरिक का निजी मामला समझा जाता है। ठीक है, राज्य धर्म को। तो इसका आंसर हो जाता है हमारा तीसरा। तो ये हमारे सामाजिक विज्ञान के 80 प्रश्न थे। अब देखते हैं हम लोग सामाजिक अध्ययन के 40 प्रश्न। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं। गांधी निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? गांधी इरविन समझौता सन 1926 में हुआ था, ये तो गलत हो गया। बाल विवाह निरोधक अधिनियम सन 1929 में, नहीं सती प्रथा हुआ था। साइमन कमीशन सन 1932 में भारत आया था, गलत। रॉलेट एक्ट सन 1909 में पारित हुआ था, तो यही सही है क्योंकि यहाँ पर सही कथन बोल रहा है। चंपारण सत्याग्रह इनमें से किससे संबंधित है? कपड़ा मिलों की हड़ताल से, नमक आंदोलन, नील की खेती से, चमड़े का उत्पादन से। तो वो नील की खेती से है। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ ऊर्ध्वपातन की प्रक्रिया से गुजरता है? ऊर्ध्वपातन की प्रक्रिया से कौन पदार्थ गुजरता है? तो ऑप्शंस देख लीजिए। ऑप्शंस क्या है? नाइट्रोजन, आयोडीन, सुक्रोज या फिर कैल्शियम। तो वो होता है आयोडीन। अगला प्रश्न है, बाइट शब्द किसके द्वारा गढ़ा गया है? विंड सेल्फ के द्वारा, स्टीव जॉब्स के द्वारा, वर्नर बुखोस के द्वारा या फिर लैरी पेज के द्वारा? तो वो जोड़ा गया है वर्नर बुखोस के द्वारा, बाइट शब्द। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसने सुरक्षा बल्ब सिद्धांत का उपयोग किया और यह राय दी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस लॉर्ड डफरिन के दिमाग की उपज है? तो ये तो क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है और ये कहे थे लाला लाजपत राय। इसका आंसर क्या हो गया? दूसरा हो गया। अगला प्रश्न है, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किस तिथि को संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया था? तो आज संविधान निर्माण से एक वीडियो अपलोड हुआ था, अगर आप लोग उसको देखे होंगे तो यहाँ पर आंसर लगा देंगे। 13 दिसंबर 1947, 13 दिसंबर 1946, 13 दिसंबर 1949 या फिर 13 दिसंबर 1948 को। तो वो हुआ था 13 दिसंबर 1946 को। जब दूसरा संविधान सभा की बैठक होती है 11 दिसंबर 1946 को, तो उसके ठीक 2 दिन बाद यानी 13 दिसंबर को ये उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत करते हैं। अगला प्रश्न है, फुलरिन निम्नलिखित में से किसका अपरूप है? फुलरिन किसका अपरूप है? तो वो है कार्बन का। ठीक है, इसका आंसर क्या हो गया? 4th हो गया। अगला प्रश्न हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? मध्यकर्ण में मौजूद स्टेपस मानव कंकाल की सबसे छोटी हड्डी होती है, सही बात है। मानव की रीढ़ की हड्डी में 38 कशेरुक होते हैं, ये तो गलत लग रहा है, 38 थोड़ी ना हो। तीसरा ऑप्शन है, अस्थि मज्जा मानव शरीर में लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण करती है। मानव शरीर में मौजूद एपेडिक्स एक अवशेषी अंग है। तो इसमें गलत पूछा था, तो गलत वही 28 हो जाएगा कि जो हमारे शरीर में कशेरुकाओं की संख्या है वो 33 से 35 के बीच में होती है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो गया? दूसरा कि मानव रीढ़ की हड्डी में 38 कशेरुक है। ये क्या है? ये कथन सही नहीं है। 93 प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है? चेचक का टीका एडवर्ड जेनर, सही बात है। पेंसिलिन अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। टेलीफोन जॉन लेगी वेयर्ड, ये तो गलत हो गया। इलेक्ट्रॉनिक बल्ब थॉमस एल्वा एडिसन ने किया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा हमारा तीसरा। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 निम्नलिखित में से किस विकल्प से संबंधित है? तो 21 जो है वो किससे संबंधित है? तो वो है व्यक्तिगत स्वतंत्रता से। आंसर हमारा तीसरा हो गया। 95 प्रश्न है, भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा महाराष्ट्र की सीमा से जुड़ी नहीं है? देखिए, नहीं वाले प्रश्न को ध्यान से देखना है। उड़ीसा, कर्नाटक, छत्तीसगढ़ या फिर तेलंगाना? तो वो उड़ीसा राज्य है जिससे महाराष्ट्र की सीमा नहीं लगती है। दिए गए विकल्पों में से, चलिए यहाँ पर ये तो आ गया रीजनिंग का, तो इसको आप लोग देख लीजिएगा। फिर यहाँ से ये मैथ आ जाता है, तो आंसर बता दे क्या? इसका हो जाएगा दूसरा। इसका प्रश्न देख लीजिए, इस प्रकार से मैथ का ये प्रश्न है पूरा, तो इसका आंसर हो जाता है दूसरा। 98 का क्या हो जाएगा आंसर? तो 98 का हमारा आंसर हो जाएगा, पहले क्वेश्चन देख लीजिए उसके बाद आंसर देख लीजिए। 6 मिनट। 99 का हो जाता है एक आदमी का कार्य ये, तो 99 का हो जाएगा आंसर दूसरा। 6 दिन, वहाँ पर 6 मिनट है, यहाँ पर 6 दिन है। 100 का क्या आ जाएगा? फिर यहाँ पर आ गया अनुपात से रिलेटेड। 100 का प्रश्न का आंसर हो जाएगा 101 से प्रश्न हमारा आ गया। चलिए इसको देख लेते हैं। अमीबा जैसे जीवों के मामले में होने वाला अलैंगिक प्रजनन जिसमें एक जीव के विभाजित होने पर 2 जीव उत्पन्न होते हैं क्या कहलाता है? अनुदैर्ध्य विभाजन, अनुप्रस्थ विभाजन, साधारण विभाजन या फिर द्विखंडीय विभाजन? तो वो कहलाता है द्विखंडीय विभाजन। ठीक है, इसका आंसर क्या हो गया? 4th हो गया। आगे बढ़ते हैं। 102 हमारा प्रश्न है,
कंप्यूटर की बूटिंग के लिए किसकी आवश्यकता होती है? तो वो होती है ऑपरेटिंग सिस्टम की। इसका आंसर क्या हो गया? तीसरा हो गया। तीसरा 103 प्रश्न है, ग्रहों की गति के नियम की खोज किसने की थी? ऑप्शंस देखिए। ऑप्शन है हमारा न्यूटन, केपलर, आइंस्टीन या फिर गैलीलियो। तो ये हो जाएगा केपलर। मस्तिष्क उत्सर्जित ध्वनि की आवृत्ति की पहचान किसकी सहायता से करता है? जो मस्तिष्क होता है हमारा वो किसकी सहायता से करता है? तो वो करता है पिच की सहायता से। ठीक है, इसका आंसर क्या हो गया? पिच। भारत सरकार के अर्धसंघीय रूप का प्रावधान कहाँ से लिया गया था? अर्धसंघीय रूप का प्रावधान जो है कहाँ से लिया गया है? तो वो लिया गया है कनाडा से। अगला प्रश्न, भारतीय नृत्य शैली मणिपुरी में अधिकांशतः किस पर आधारित प्रसंगों का चित्रण होता है? कहाँ पर? मणिपुरी में। तो किस पर होता है? तो वो होता है फ्रेंड्स कृष्ण और गोपियों पर सबसे अधिक नृत्य होता है। नेक्स्ट प्रश्न, कौन राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण एवं रख रखाव के लिए जिम्मेदार है? विधानसभा, केंद्र सरकार, उच्च न्यायालय या फिर भारत के राष्ट्रपति? तो वो है केंद्र सरकार। इसका आंसर हो गया दूसरा। स्वेज नहर जो वाणिज्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, निम्नलिखित में से किस देश ने बनाई है? तो स्वेज नहर कहाँ है? इसी प्रकार से आप आंसर लगा सकते हैं, वो है मिस्र में। लखनऊ में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? लखनऊ से याद रखिए बेगम हजरत महल ने किया था। जीवन के अधिकार को भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में शामिल किया गया है? जीवन के अधिकार, तो वो अनुच्छेद 21। अभी हम लोग पीछे भी देखे थे इस प्रश्न को। तो हो गया, पहला हो गया इसका आंसर। अब यहाँ से फिर से मैथ शुरू हो जाता है। तो देखिए इस प्रकार के मैथ पूछे गए हैं। 112 का जो आंसर हो जाएगा वो फर्स्ट हो जाएगा, गुरुवार हो जाएगा। 113 का आंसर क्या हो जाएगा? तो 113 का जो आंसर हो जाएगा वो 260 सेंटीमीटर। 114 का आंसर हमारा हो गया, एक मिनट क्वेश्चन पहले देख लीजिए। 114 का आंसर हो गया तीसरा, 1:45। 15 का क्या हो गया? यानी 10 क्वेश्चन मैथ से पूछ रहा है 5-5 करके। ठीक है, तो इस प्रकार से मैथ को भी देखना होगा। इसमें हो गया 115 का 2, 160 हो गया। 116 से आते हैं प्रश्न की तरफ। भ्रंश समतल के साथ चट्टानों के खिसकने के कारण उत्पन्न होने वाले भूकंप को क्या कहा जाता है? विस्फोट भूकंप, ज्वालामुखी भूकंप, निपाती भूकंप या फिर विवर्तनिक भूकंप? तो वो कहा जाता है विवर्तनिक भूकंप। ठीक है, इसका आंसर क्या हो गया? फोर्थ हो गया। प्रोपेन का रासायनिक सूत्र क्या है? तो प्रोपेन का रासायनिक सूत्र जो है वो है C3H8। इसका क्या हो गया आंसर? 2 हो गया। 118 प्रश्न है, उगादी उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? तो वो मनाया जाता है आंध्र प्रदेश में। ठीक है, उगादी। मुस्लिम लीग के 1943 के कराची अधिवेशन में कौन सा नारा दिया गया था? जय जवान जय किसान, करो या मरो, बांटो और राज करो, या फिर बांटो और छोड़ो? तो कौन सा नारा दिया गया था? तो वो दिया गया था बांटो और छोड़ो का नारा। मच्छर। दिल्ली दरबार 1911 के दौरान दिल्ली की आधारशिला इनमें से किसने रखी थी? जॉर्ज पंचम ने, हर्बर्ट बेकर, लॉर्ड विलिंगडन या फिर लॉर्ड इरविन ने? तो वो कौन रखे थे? जॉर्ज पंचम रखे थे। ठीक है, तो ये था फ्रेंड्स हमारा प्रैक्टिस सेट तीसरा। आई होप आप लोगों को ये प्रश्नों का स्तर अच्छा लगा होगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद। थैंक यू।